नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान हर दिन तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कटघरे में खड़ा किया। किसानों से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है और कांग्रेस की इस झूठ की राजनीति की वजह से लोगों को भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ भी की है कि 24/7 वो सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए लोगों से बीजेपी को एक बार फिर जिताने की अपील की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है कि कांग्रेस की नीतियों ने कैसे एक प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि किस तरीके से कांग्रेस का काम लोगों को धोखा देना है, लोगों को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। उधर बीजेपी सरकार में किस तरीके से किसानों से लेकर तमाम मुद्दों पर काम किया गया, उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है और किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दोहराया गया। कांग्रेस को कट्टर बेईमान पार्टी करार दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, लोगों के बीच भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन अब लोग कांग्रेस के झांसे में आने वाले नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नीतियों पर जमकर सवाल खड़े किए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर जोरदार अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के बयानों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने दौर की कांग्रेस और थी और आज के दौर की कांग्रेस पूरी तरह से बदल चुकी है, जो सिर्फ झूठ और भ्रम की राजनीति करती है। ये लोगों को आपस में भिड़वाने का काम करती है। आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ये लोग सिर्फ संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान को मानते बिल्कुल भी नहीं है। वह किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 24 घंटे सातों दिन वो आम लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 साल में विकास कार्यों को किस तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया और आगे सरकार की प्लानिंग क्या है हरियाणा के विकास को लेकर। किसानों के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार तरीके से अटैक किया है। भारत की संस्कृति के तीर्थ के दर्शन करना मन को भर देता है। यहां गीता का ज्ञान है, यहां सरस्वती सभ्यता के निशान है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की छठी पातशाही की धरती है। यहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े हैं। ऐसी पावन धरती से मैं आपसे फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का निवेदन करने आया हूं। आप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जनता से एक बार फिर बीजेपी को जिताने की अपील की और साथ ही कांग्रेस पर इस दौरान जबरदस्त तरीके से अटैक भी प्रधानमंत्री का देखने को मिला। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि इस बार कांटे का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में माना जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली
हरियाणा चुनाव में कितना बदलाव ला सकती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ नागेंद्र परमार साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। पंकज बेनीवाल साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। योगेश सिहाग साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं पंकज बेनीवाल साहब आपसे ही करने जा रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस तो इस बार दावा कर रही है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, हुड्डा साहब पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जनसभा कितना परिवर्तनकारी साबित हो सकती है? आपको नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों में देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में आना, हरियाणा में आगमन, जब जब वो हरियाणा में आते हैं, हरियाणा की जनता का अपार जन समर्थन और आशीर्वाद उनको हमेशा ही मिला है। चाहे वो 2013 में आए हों, चाहे वो 19 में आए हों, चाहे 24 में आए। जब भी नरेंद्र मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी, हरियाणा की जनता उनको पूरा प्यार और आशीर्वाद देती है, और जिसकी वजह से लगातार हरियाणा की जनता ने भी उनको पूरा आशीर्वाद देते हुए तीसरी बार प्रदेश के अंदर एनडीए की, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार बनाने का सौभाग्य प्राप्त जो हुआ है वो जनता की वजह से ही हुआ है। तो हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी का आना, प्रधानमंत्री जी का आना, ये साफ दर्शाता है कि और आज जनता का उनके प्रति प्यार और उनके प्रति वही लगाव आज भी देखने को मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि तो जनप्रतिनिधि है वो नरेंद्र मोदी जी, उनको जनता इतना प्यार करती है, इतना आशीर्वाद देना चाहती है कि उनको देखने के लिए लोग उमड़ते हैं, उनकी बातें सुनने के लिए लोग उमड़ते हैं, और उनको फॉलो करने के लिए जो वो बातें कहते हैं उनको बहुत ही तरजीह देकर सुनते हैं लोग। इसी वजह से जो हरियाणा की जनता है वो मोदी जी को प्यार करती है, और उनके आने ये चुनाव तो मुख्यमंत्री चुनने का है जी, प्रधानमंत्री के लिए प्रेम वो अलग है, और 2014 का रिजल्ट सामने आ गया। यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तो हरियाणा में नारे बेनीवाल साहब लग रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, सैनी तेरी खैर नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नारा कहां पर है, कौन लगा रहे हैं, वो एक बार न्यूज चैनल पर जरूर चलाएं, हमें भी सुनाएं, क्योंकि ऐसा मैंने पूरे हरियाणा में घूमते हुए एज ए प्रवक्ता भी और एज ए कार्यकर्ता भी मैंने अभी तक कहीं भी नहीं सुना। तमाम गांवों में जाना मेरा होता है, अलग अलग बैठकों में बैठना होता है, नुक्कड़ सभाओं में बैठना होता है, ऐसा कहीं नहीं सुनने को मिला। हाँ, ये सुनने को मिला कि कोई ऐसी सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है, या मोदी जी की सरकार है, या भाजपा की सरकार है, जो किसानों के हित के लिए 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी के लिए बात करती है, कहती है, और खरीदने के लिए आमदा है। आज ऐसी पहली सरकार है जो आज बुजुर्गों का जो बुढ़ापा पेंशन है वो घर बैठे दे रही है। आज ऐसी सरकार है जो घर बैठे गैस का सिलेंडर दे रही है। तो ये चीज सुनने को मिल रही है कि तीसरी बार कमल खिलेगा हरियाणा के अंदर, और भरोसा दिल से बीजेपी फिर से, जो टैगलाइन है ये हरियाणा की जुबान पर है, हरियाणा की जुबान पर है, नॉन स्टॉप हरियाणा की तर्ज पर जैसे हरियाणा आज काम करता जा रहा है। पूर्व में मनोहर लाल जी ने किया, आज नायब सिंह सैनी जी ने किया, इन चीजों पर बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम जो मैंने इतनी बार लिया, जब उनके बारे में बातें कही, वो आपका सवाल था, उस आपके सवाल पर मैंने जवाब देने की कोशिश की, जिसको आप कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। बिल्कुल मुख्यमंत्री का चुनाव है, मना नहीं कर रहे हम। नायब सिंह सैनी जी के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा, या नायब सिंह सैनी जी जब अभिवादन के लिए उठे, कैसे जनता का अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा था, या नायब सिंह सैनी जी कितने सरल व्यवहार के हैं, आप मिले हैं उनसे तो कितने सरलता के साथ। ठीक है योगेश सिहाग साहब, ये विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस की बेचैनी है, या कांग्रेस को डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री की एंट्री के बाद से अब माहौल पूरी तरह से पलट सकता है? उम्मीदें जरूर कांग्रेस को लग रही थी कि इस बार चमत्कार होगा, लेकिन प्रधानमंत्री खेल बिगाड़ सकते हैं। देखिए, MH1 के सभी दर्शकों को आपके माध्यम से और सभी प्रवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। नमस्कार। देखिए, ये हरियाणा है, और हरियाणा ने लोकसभा चुनाव में ही प्रधानमंत्री जी को जब दिखा दिया था कि किस तरह उनका 400 पार के नारे की हवा निकली, और केवल मुश्किल से 5 सीट भी, वो मुश्किल से बहुत कम मार्जिन से हमने कुरुक्षेत्र लूज करी, और आप देख सकते हो भिवानी में भी कितना कम मार्जिन था हमारा। और हमें इनको मतलब जो हरियाणा की परफॉर्मेंस थी
और जो वोट बैंक था हमारा, मैं समझता हूँ पूरे देश में एक बहुत बड़ा मतलब परफॉर्मेंस हमारी हरियाणा की रही है। और जहां तक देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, आज हरियाणा वो दिन भूला नहीं है जब 1.5 साल तक किसान किस तरह से बॉर्डरों पे बैठे रहे और उन्हें वाटर कैनन और किलों के माध्यम से किस तरह रोका गया, कभी आतंकवादी कभी देशद्रोही, क्या नहीं कहा उनके लिए। 750 किसानों की शहादत, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शब्द तक नहीं कहा। नहीं, हम प्रधानमंत्री ने कहा ना कि कांग्रेस देखिए, पार्टी एक में शब्द हिम्मत नहीं है बोला। तो कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है, देखिए, किसानों के हित में फैसले क्यों नहीं ले लेती? मेरी बात भी पूरी होने दीजिए। जी। हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हाँ। 5 तारीख तक कंटिन्यू हरियाणा में रहे। हाँ। जिस तरह वो कर्नाटक में उन्होंने इतना प्रधानमंत्री होते हुए अपना समय लगाया, अब वो जिस प्रदेश में और खास तौर पे हरियाणा पंजाब तो उन्हें सबक सिखाने को आमदा है। हाँ। हम तो चाहते हैं जितना वो बार बार आएंगे हाँ। उतनी ही हमारी और ज्यादा बढ़त होगी। नहीं, और 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो आपने भी जारी की है, आपके तमाम बड़े नेता भी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, बड़े दलित नेता सियाग साहब, हमारे। प्रधानमंत्री ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस की नीतियां भी बदल चुकी हैं, कांग्रेस की नीति भी बदल चुकी है। और उदाहरण दिया पड़ोसी राज्य हिमाचल का कि वहां की सरकार ने बर्बाद करके छोड़ दिया पूरी स्टेट को, और अगर हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो यही हाल यहां पर फिर करेंगे। देखिए, हिमाचल के साथ पूरा देश जानता है जब वहां प्राकृतिक आपदा आई किस तरह से एक प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने किस तरह का भेदभाव किया, वो सभी को पता है। अरे कर्नाटक में कौन सी आपदा आ गई सियाग साहब, ये भी तो बता दीजिए। कर्नाटक में हमारा बहुत अच्छे से हमारी परफॉर्मेंस चल रही है और बार बार ये सरकार गिराने के लिए 100 करोड़ रुपए तक की इनकी 1200 किसानों ने सुसाइड किया कर्नाटक में, ये प्रधानमंत्री ने आज ही रैली में कहा है। योगेश सियाग साहब, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, खुद इनके मंत्री जेपी दलाल जी की वो वीडियो पूरा देश प्रदेश जानता है कि वो कहते हैं अगर कांग्रेस तो आ रही है परंतु हम इसे चलने नहीं देंगे। चुनी हुई सरकारों को तोड़ने की कोई स्ट्रेटजी है, वो भाजपा सीखे संविधान को तो कांग्रेस पार्टी खुद को इतना कमजोर समझती है? हम कमजोर है ही नहीं। हाँ। हम तो आप ताकतवर भी हैं और आपकी सरकारों के खिलाफ साजिशें भी चलती हैं, ये दो बातें तो सही नहीं हो सकती ना। वीरेंद्र शर्मा जी, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कहां पर स्टैंड कर रही है, क्योंकि अब तो हरियाणा का मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों को राज्य की जनता ने मौका दिया, इन लोगों ने प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ दिया, हमको भी मौका इस बार दिया जाए। आम आदमी पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही है? देखिए, एमएच न्यूज के माध्यम से मैं मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपको पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। बिल्कुल निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी ये सही कह रहे हैं और सभी मेरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और हरियाणा प्रदेश की जनता सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे क्रांतिकारी नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बेल के ऊपर बाहर आए हैं और इनकी जो एजेंसियां थी भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां, उन एजेंसियों को सबक सिखाने का काम सर्वोच्च अदालत ने किया है। तो निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बार बार दूसरे पार्टियों को मौका दिया, उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, अन्य पार्टियां रही हो। लेकिन जिस तरह का विकास का मॉडल हरियाणा प्रदेश में स्थापित होना चाहिए था, जिस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश में काम होने चाहिए थे, जिस तरह के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश में काम होने चाहिए थे, उन सभी कामों से हरियाणा प्रदेश की जनता को उपेक्षित रखा गया और इसका जो अभी खामियाजा है वो हरियाणा प्रदेश की जनता को निरंतर भुगतना पड़ा है। हरियाणा प्रदेश दिल्ली और पंजाब के बीच में है। हरियाणा प्रदेश के लोगों की दोनों जगह अपनी रिश्तेदारियां, अपना आना जाना मिलना जुलना रहता है। तो दोनों से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तसल्ली की है कि क्या दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह ये लोग कहते हैं उस तरह के काम किए हैं। तो हमने घर घर जाकर के जनसंवाद के माध्यम से ये पता किया, तो निश्चित तौर पे लोगों ने हमारे को बताया कि हमारे को पूरा विश्वास और भरोसा है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी काम की है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, बुजुर्गों के मान सम्मान की बात करें, महिलाओं के मान सम्मान की बात करें, तो हरियाणा प्रदेश बदलाव का मूड बना चुका है और बदलाव के लिए हरियाणा प्रदेश वासियों को एक स्वस्थ और अच्छा विकल्प की आवश्यकता थी। तो आम आदमी पार्टी ही क्यों, आम आदमी पार्टी ही क्यों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी की तो गिनती नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा से ज्यादा नहीं होगी। हैसियत क्या है इनकी हरियाणा में?
जो लोग कहते हैं जो गिनती नहीं है, ये लोग कहीं नहीं है, ये वही लोग हैं जो लोग दिल्ली में भी कहते थे और जो पंजाब में भी कहते थे। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी ये कहते थे कि पंजाब में भी, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। हम सर्वे में नहीं होते, हम धरातल पे होते हैं। आप तो गठबंधन की बात में काफी दिन फंसे रहे, आपको नहीं लग रहा कि इस दरमियान जो तैयारी आम आदमी पार्टी की और पुख्ता हो सकती थी, वो बातचीत में उलझ कर रह गई? देखिए, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व का काम है। किस तरह बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, हम लोगों का, सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का एक ही दिशा निर्देश था कि 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर अपने दमदार तरीके से हमने चुनाव लड़ना है। सब कार्यकर्ता अपने चुनाव में लगे हुए थे, उस चीज से किसी को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। सब लोगों की वही तैयारियां हैं जो पहले बातचीत से पहले थी, बातचीत के बाद भी वही है। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी ऐसी है जिसने 15 दिनों में 45 एक बार करी, और दूसरे फेज में भी हमने ताबड़तोड़ रैलियां की। सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व के लीडर, जब तक ये पार्टियां अपना इलेक्शन की तैयारी कर रही थी, तब तक हम अपना एक कैंपेन पूरा कर चुके थे। 1.5 लाख लोगों का संगठन किसी पार्टी नहीं है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी एक मजबूत और कौशल संगठन के साथ हरियाणा प्रदेश में उतर रही है। 90 की 90 सीटों में बहुत बढ़िया तैयारी है। चले ठीक, आप दावा कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर है और राज्य में परिवर्तन हो सकता है। नागेंद्र परमार साहब, एक ब्रेक पर जाने से पहले आपसे मैं रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। आपने सभी राजनीतिक दलों के दावे सुने, हालांकि अब तक यही माना जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से जमानत होती है, वो रिहाई होती है, यानी कि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर वो भी प्रचार अपनी पार्टी के पक्ष में कर पाएंगे। क्या त्रिकोणीय मुकाबले के आसार आपको नजर आते हैं, या फिर कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का तो कोई जनाधार नहीं है, इसलिए टक्कर सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में? अक्षय जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और मैचमैन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अब की बार जो हरियाणा का चुनाव है ना, इसको मैं कहूंगा सभी राजनीतिक दलों के लिए कि बहुत कठिन डगर है पनघट की। कम से कम मैं मानता हूं कि 22 सीटों पे, 22 से 24 सीटें ऐसी हैं जिन पे कांग्रेस और बीजेपी के बागी उम्मीदवार, इनेलो और आप जैसे क्षेत्रीय दल और वो निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने 5 साल अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच में रह के काम किया है, जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहे हैं, वो रहेंगे। तो ऐसे में कम से कम ये सब कुछ मिला के करने के लिए वो सीटें तय करेंगी कि किस तरफ चुनाव जाएगा करने के लिए। 68 सीटों का चुनाव मुख्य रूप से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन 22 के करीब तो सीटें आप मान के चलिए कि जो ये खेल बिगाड़ेंगे करने के लिए। और ये सभी जो बागी उम्मीदवार है, पहली बात तो आप ये मान के चलिए, दोनों पार्टियों के बागी उम्मीदवार 10,000 से लेके 20 से 25,000 वोट कम से कम देंगे। 6 से 7 सीटों पे इनेलो सीधी टक्कर में है दोनों राजनीतिक दलों करने के लिए, और 3 से 4 या 5, हरियाणा का इतिहास रहा है कि हर चुनाव में 2004 से हम देखें कि कम से कम 5 से 6, 7 निर्दलीय उम्मीदवार भी आते हैं कम जीत के। तो ऐसे में ये चुनाव बहुत रोचक हो गया है। अगर 16 तारीख नामांकन वापस लेने की तारीख है, तब तक कांग्रेस और भाजपा अपने बागी जो उम्मीदवार है उनको नहीं मना पाती, और वो उसी धुन में लगे रहते हैं कि माई वे अथवा हाईवे। तो चुनाव बड़ा रोचक हो जाएगा। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो हमें ये देखना होगा कि जब अरविंद केजरीवाल प्रचार करने हरियाणा में आएंगे, तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते क्या वो कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे या वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेंगे? तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को डेंट लगाएगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो भी वोट है मुख्य रूप से मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का वो शहरी क्षेत्रों में है, और शहरी क्षेत्रों में इन दोनों को डेंट लगना तय है करने के लिए। और चुनाव अभी अगले 15 दिन तक तय होगा कि चुनाव किस ओर जाने जा रहा है। यानी आपको लग रहा है कि जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे चुनावी फिजा में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, और जो बात आपने महत्वपूर्ण कही कि बागियों के ऊपर निर्भर करता है, बागी क्योंकि किसी का खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हालांकि दोनों दलों की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वक्त रहते ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो इस बार काफी रोचक होते जा रहा है, ऐसे में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन चुनाव में अपनी एंट्री मार दी है। ऐसे में चुनाव का रुख कितना बदल सकता है, हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं पंकज बेनीवाल साहब आपके पास आऊँगा। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता सियाग साहब को भी सुना, वीरेंद्र शर्मा जी को भी सुना,
वीरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के क्रांतिकारी नेता बाहर आ चुके हैं और हरियाणा में इस बार परिवर्तन होगा, हर हाल में होगा। देखिए, क्रांतिकारी ना कह के भ्रष्टाचारी नेता कहते तो ज्यादा सूट करता मेरे ख्याल से। तो जमानत पर आए हैं लेकिन किसी की जमानत नहीं बचा पाएंगे। वो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी आए थे, लेकिन क्या कमाल करके दिखाया वो सबके सामने है। उन्होंने एक इंडिया अलायंस भी बनाया था, उसके भी वो पार्टनर थे। दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीटें हारे वो लोग। ये भी सभी के सामने है कि अरविंद केजरीवाल का कोई जादू अब नहीं चलता है। जब से वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए हैं, उसके बाद से उनकी जो शैली थी काम करने की, उस पर अब हरियाणा की जनता या देश की जनता बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। और दिल्ली में भी इनको आईना बहुत जल्द अगले साल होने वाले चुनाव में देखने को मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा का लाल केजरीवाल बदलेगा हरियाणा के हालात, क्योंकि लोगों ने तमाम दलों को देख लिया है। उनके पास अब नए विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है जो अब तक नहीं थी। हरियाणा का लाल केजरीवाल जो नारा इन लोगों ने दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। हरियाणा का लाल है तो एसवाईएल पे बात क्यों नहीं करता है? एसवाईएल का पंजाब में जाकर के क्यों कहता है कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं दूंगा? क्यों नहीं हरियाणा का लाल ये बात कहता है अरविंद केजरीवाल की पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हक मिलेगा? क्यों नहीं विधानसभा के अंदर हरियाणा का हक मिलेगा? ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर हरियाणा की जनता आज जवाब चाहती है अरविंद केजरीवाल से। क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? जब आदमपुर उपचुनाव में आए थे भगवंत मान अरविंद केजरीवाल, तब इन्होंने कहा था गेटवे बनेगा आदमपुर। आदमपुर में 2500 वोट नहीं मिली थी इन लोगों को। ठीक है, आपके सवाल पर जवाब लेते हैं। शर्मा जी क्या जवाब देंगे? वीरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछिए कि पूर्व में आप लोगों की सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी और पंजाब में आप लोगों की अलायंस में सरकार थी, तो आपने इस मुद्दे के ऊपर क्या संज्ञान लिया? ये एक मुद्दा इन्होंने ज्वलनशील रखने का काम इन लोगों ने किया। नहर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, आप लोग नहर क्यों नहीं निर्माण करवा देते? सीधा सीधा सा सवाल है। ठीक, सुप्रीम उन्हें भी अपनी बात रख लेने दीजिए। पंकज जी, उन्हें भी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप जवाब सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, वहां जाकर के उनकी मध्यस्थता करते हैं, दूसरे देशों के युद्धों को रुकवा देते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जी का कोई दायित्व नहीं बनता क्या दोनों स्टेटों में बैठ करके, दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व करके और इसकी मध्यस्थता करते और किसी ऐसे निर्णय पे पहुंचते कि दोनों प्रदेश के लोगों का भला हो पाए? क्या नहीं तो आपकी राय क्या, वीरेंद्र शर्मा जी? आम आदमी पार्टी की राय क्या है? एसवाईएल मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर निष्कर्ष होना चाहिए और हरियाणा के हिस्से का पानी उसको मिलना चाहिए। देखिए, इसमें हमारा पक्ष ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसमें कोई मध्यस्थता करनी चाहिए। ये केंद्र का काम होता है कि अगर अरे आप राज्य सरकारें अगर चाहें तो मिलकर बैठकर बातचीत कर सकते हैं भाई, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। देखिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी किसी देश का युद्ध रुकवा सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं, तो 2 स्टेट। अरे भगवंत मान और आज वीरेंद्र शर्मा क्या चाहते हैं? आप चाहते नहीं चाहते? आप देखिए, एक ही मुद्दा ऐसा है जिस पर टकराव की स्थिति तो अभी इसी डिबेट में आ गई। लेकिन योगेश सिन्हा साहब, एक जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत ना बन पाई हो, सीटों को लेकर सहमति ना बन पाई हो, क्या इस चुनाव में फ्रेंडली फाइट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिलेगी या वाकई में पूरा मुकाबला ईमानदारी के साथ होगा? क्योंकि अगर आप एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में हैं तो एक दूसरे को कटघरे में तो खड़ा ही करना पड़ेगा, सवाल तो उठाने ही पड़ेंगे जैसा पहले उठाते रहे। क्या कीजिएगा? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं कि हरियाणा में मुख्य मुकाबला ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का है। 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। इसमें चाहे आप आईएनएलडी हो, जेजेपी हो और आप पार्टी हो, इनका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। अरे राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखिए, होगी, कोई बात नहीं, राष्ट्रीय पार्टी तो बीएसपी भी है। आज आप देखिए उससे क्या हालत कर दी है भाजपा ने। गठबंधन के लिए तो आप लोग भी बेताब रहे थे काफी वक्त। नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन ठीक है, हमारा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन रहा है, क्योंकि मोदी जी की जो डिक्टेटरशिप, संविधान को खत्म करने की उनकी जो सोच रही है, उसके खिलाफ हम सभी राष्ट्रीय स्तर पे एकजुट हुए हैं दल। परंतु हरियाणा का सिनेरियो अलग है। वहां हरियाणा में आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं थी कि हम देखिए उन्हें 1-2 सीट दे सकते थे।
परंतु वो उस सिचुएशन में नहीं है कि हम उन्हें, क्योंकि पीछे का भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी, नॉर्मली आप देख सकते हो कि तो उनके इस आधार पर तो फिर आपका पलड़ा काफी कमजोर हो जाता है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर ये कह देती कि भाई आपकी यहां पर क्या हैसियत है, आपको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, तो देखिए हमें वहां कम सीटों पे हमने संतोष किया। अगर यूपी में अगर हम कम थे तो हम देखिए बहुत ही इसमें जो लोकसभा चुनाव में हमने बिल्कुल मिलके लड़ा और हमने सिर्फ कंप्रोमाइज भी किया। लेकिन यहाँ हरियाणा में का सिनेरियो मैं समझता हूँ कि हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी का एक इतनी बड़ी वेव है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। जनता यानी आप ये कह रहे हैं कि चाहे इनेलो बीएसपी गठबंधन हो, जेजेपी और एएसपी गठबंधन हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इस फाइट में नहीं है, मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था, उन्होंने ही तो आईएनएलडी का गठबंधन करवाया है बीएसपी से। उन्होंने ही जेजेपी के लिए नायब सैनी जी कह चुके थे अरे कुछ तो अच्छा करो तुम। परमार साहब, समय का अभाव है, बड़े संक्षेप में आपसे एक फाइनल रिएक्शन लेकर चर्चा का समापन करना चाहूंगा। क्या कहेंगे? मुकाबला तो दिलचस्प होगा और कई बार ऐसी स्थिति होगी कि बयान देना भी नेताओं को बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इनके खिलाफ बोला भी जाए या ना बोला जाए, क्योंकि चुनाव के बाद अगर स्थिति बनती है एक साथ आने की तो उसको भी संजो कर रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चुनाव हरियाणा का बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि एक लंबे समय बाद एक तो चुनाव मुद्दों पे आधारित चुनाव लड़ा जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि 22 सीटें वो हैं जहां दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बागी और क्षेत्रीय दल एक दूसरे के खेल को बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा। और तीसरी बात ये है कि 8 से 9% वो फ्लोटिंग वोट जो एन मौके पे तय करता है कि माहौल किसका है। तो दोनों राजनीतिक दलों और अन्य राजनीतिक दलों के भी स्टार प्रचारक क्या भूमिकाएं बनाते हैं और वो फ्लोटिंग वोट का माइंडसेट। पीएम मोदी की रैली से कितना परिवर्तन हो सकता है, बड़े संक्षेप में? नहीं, मोदी जी तो बहुत बड़े स्टार प्रचारक है और मोदी जी ने चुनाव में लगातार कंसिस्टेंसी रही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। मोदी जी फर्क डालेंगे तो और पार्टियों के राजनीतिक स्टार प्रचारक वो भी असर डालेंगे, कोई बात ही नहीं है इसमें तो कहने की। चलिए, बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, वरना इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाया जा सकता था। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर दो गठबंधन भी बने हैं। तो उधर आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। तो उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा, हर हाल में होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इन चुनाव में एंट्री हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री के बाद चुनाव कितना परिवर्तित हो सकता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।